Hello everyone, my name is Sakshi, and here I am with the second session of Current Legal Knowledge, where we would be discussing the issues or the matters that have been taken up by different courts in the last 2 or 3 weeks. Okay, so before wasting time, let's just get started. The first issue that I have to discuss is regarding the disqualification of MP and MLAs. But ये वाला पर्टिकुलर जो केस है, ठीक है, जो रिसेंट है, वो समझने से पहले लेट्स गो बैक टू द हिस्ट्री एंड सी कि ये मैटर कब से चलता आ रहा है, ठीक है। सो लेट मी टेक यू बैक टू द केस ऑफ लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का केस है। इसका मेन इशू क्या था? सो दिस केस वाज फाइल्ड टू चैलेंज अ पर्टिकुलर सेक्शन, अ सबसेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर एक्ट। सो दैट पर्टिकुलर एक्ट वाज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। तो लिली थॉमस के केस में बेसिकली ये निकला था कि आपने अगर कोई भी एमपी एमएलए है, जो सिटिंग एमपी एमएलए है, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस थे और अभी तक केस अंडर ट्रायल था, द मोमेंट द ट्रायल गेट्स ओवर एंड द पर्सन गेट्स कॉन्विक्टेड, तो अगर वो पोजीशन होल्ड करते करते कॉन्विक्ट हो जाता है, तो आइडियली उस पर्सन को उस पोजीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा और जो भी पोजीशन वो होल्ड कर रहे हैं वहां से हटना पड़ेगा। तो ये पूरा मैटर इस रिलेशन में था। बिफोर वी गो अहेड, लेट्स सी कि इसमें इशू क्या था। तो यहाँ पे आइडली आर्टिकल 102 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 191 क्लॉज 1 में दिया हुआ है कि किस तरह से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को रिस्पेक्टिवली। Another thing that is discussed is section 8, subsection 1, 2 and 3. So, Representation of People's Act 1951 में ये तीन sections दिए हुए हैं, जिसमें mentioned है कि अगर आपने ये जो भी listed offenses हैं, अगर आप ये offenses करते हैं और आप convict हो जाते हैं, ठीक है, offenses अगर आपने किया है और आप convict हो गए हैं, तो आपको जो भी आपने अपना पद संभाल रखा है वहां से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपको वो पद छोड़ना पड़ेगा। यहां तक तो सब कुछ ठीक था। प्रॉब्लम कहां थी? प्रॉब्लम थी इसके सबसेक्शन में। सो देयर वाज सबसेक्शन 4 जो कंडीशन मेंशन करता था कि उस इंसान को हम तब तक डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे जब तक कि 3 महीने पास ना हो जाए, या फिर अगर उस पर्टिकुलर पर्सन ने, कैंडिडेट ने जो ऑलरेडी पोजीशन होल्ड कर रहा था, अपील करी है, तो अपील जब तक डिस्पोज ना हो जाए कोर्ट से, तब तक ये पर्सन डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता। सो इट कंप्लीटली सेड दैट take effect until 3 months have elapsed from that date, or if within the period an appeal or application or revision is brought in respect of the conviction or the sentence until that appeal or application is disposed of by the court। तो अगर आप ऊपर के सब सेक्शन जो 1 2 3 में दी हुई चीजें हैं उसके अंदर अगर कॉन्विक्ट हो जाते हैं, तो आइडियली आपको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, हो जाना चाहिए बेसिकली। बट डिस्क्वालीफाई आप तब तक नहीं होंगे जब तक कि इधर वो 3 महीने का टाइम पीरियड इलाप्स ना हो जाए, या फिर अगर आपने इस टाइम पीरियड में अपील कर दी है या रिवाइज पिटिशन फाइल कर दिया है, तो जब तक वो पिटिशन डिस्पोज ना हो जाए आपको वहां से नहीं हटाया जाएगा। यही मेन इशू था जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। बिकॉज ऑब्वियसली इफ समबडी इज कॉन्विक्टेड, द पर्सन शुड बी disqualified from the office that moment at the same day, but this was not happening in this situation। तो यहाँ पे वो जो extra time period मिल रहा था वो सही नहीं था। When this matter went to the court, the Supreme Court decided that ये जो सेक्शन है, सब सेक्शन, वी आर गोइंग टू स्ट्राइक इट डाउन। सो इट फर्दर स्ट्रक डाउन, ये स्ट्राइक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने कहा कि जिस दिन भी इंसान कॉन्विक्ट होगा, क्या उस दिन से उस पर्सन को वहां से हटा दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा? यस। सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्विक्टेड ऑफ क्राइम्स where they had been awarded a minimum sentence of 2 years imprisonment would cease to be a member of that house which they have elected from the date of sentencing। तो जिस दिन ऑर्डर आएगा उस दिन ही आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। दिस वाज लिली थॉमस व्हिच वाज अ 2013 केस। नाउ मूविंग अहेड इन द सेम सेगमेंट, देयर केम अनदर केस, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये पीआईएल फाइल किया गया था। मेन इशू यहाँ पे ये था कि आपने सेक्शन 7 में दे दिया है कि किस तरह डिस्क्वालीफाई होगा, सेक्शन 8 में आपने कंडीशंस भी मेंशन कर दिए कि कब कब इंसान डिस्क्वालीफाई हो सकता है पोजीशन से। बट कितने सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं, they go ahead, they contest election, they win election and they become people representative। Isn't that bad? क्योंकि कोई भी इंसान जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, या if there are criminal antecedent, such person should not be allowed and they should be barred। तो यहाँ पे सवाल उठा था कि क्या हम ऐसे लोग जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनको बार कर सकते हैं क्या इलेक्शन कंटेस्ट करने से? टू विच कोर्ट सेड कि नहीं, हम बार तो नहीं कर सकते, ठीक है। बट
कुछ बेसिक गाइडलाइंस यहाँ पे कोर्ट ने स्टैब्लिश कर दी कि उन चीजों का हम ध्यान रखेंगे। तो पहला क्या था, कैंडिडेट्स को अपने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स बताने पड़ेंगे कि उनके क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं क्या नहीं है। ये सारी चीजें पॉलिटिकल पार्टीज अपने वेबसाइट के थ्रू पब्लिश करेंगी। सो इफ देयर इज पॉलिटिकल पार्टी ए, तो वो अपने साइट पे मेंशन करेगी कि ये हमारे कैंडिडेट्स है, इनके ये रिकॉर्ड्स है। एंड ऑल्सो जो इलेक्शन कमीशन का आप फॉर्म फिल करोगे इलेक्शन के टाइम पे, उसमें भी ये सारी चीजों को आपको बोल्ड लेटर्स में मेंशन करना होगा। सो दिस वाज अ डेवलपमेंट विथ रिगार्ड टू समबडी कंटेस्टिंग इलेक्शन, और ये केस आया था 2018 में। नाउ मूविंग अहेड, so this is a recent case of last year around Feb। तो राम बाबू सिंह ठाकुर वर्सेस सुनील अरोड़ा, ये पिटीशन फाइल किया गया था अश्विनी कुमार उपाध्याय ने। ही हैज बीन ट्रेंडिंग इन द न्यूज इन द लास्ट 1 वीक। सो जब ये केस फाइल किया गया, इसका इशू क्या था? इसमें इशू ये था कि जो 2018 के केस में पीआईएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो गाइडलाइंस आई थी, पॉलिटिकल पार्टीज उसको फ्लाउट कर रही हैं। ठीक है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, पार्टीज किसी भी तरीके का कोई रिकॉर्ड पब्लिश नहीं कर रही है, एंड इलेक्शन कंटेस्ट हो जा रहे हैं, इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जा रहे हैं, और पीपल आर अपॉइंटेड टू सर्टेन पोजीशन विच इज कंप्लीटली अगेंस्ट द गाइडलाइंस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो जब ये मैटर कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने कहा कि जो हमने पुरानी गाइडलाइंस दी थी, हम उसको थोड़ा और मॉडिफाई कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू मॉडिफाई द सेम गाइडलाइंस। तो इसमें क्या क्या ऐड किया गया? इसमें ऐड किया गया दैट पॉलिटिकल पार्टीज टू पब्लिश क्रिमिनल एंटीसीडेंट in national as well as local newspaper, very important, along with social media handles। सीधी सी बात है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के वेबसाइट पे जाके चीजें चेक नहीं करता है। वी गो थ्रू द ट्विटर अकाउंट, द इंस्टाग्राम अकाउंट, द लोकल न्यूज़पेपर, द नेशनल न्यूज़पेपर। तो अगर लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है, तो दिस इज द बेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन टू टेल देम कि क्या सही है, क्या गलत है, किसका क्या रिकॉर्ड है, क्या नहीं है, सो दैट पीपल डिसाइड इट इन अ बेटर मैनर। द नेक्स्ट वॉज मैंडेटरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू अपलोड ऑन देयर वेबसाइट द डिटेल इन्फॉर्मेशन, और वहां पे सारी चीजें मेंशन करना जरूरी है। सो जस्ट बिकॉज मैंने ऐसे मेंशन कर दिया दैट ए इज कैंडिडेट फ्रॉम माय पॉलिटिकल पार्टी एंड ही हैज सर्टेन क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, दैट वोंट बी इनफ। यू हैव टू पुट एवरीथिंग इन डिटेल कि ए ने जो भी क्राइम, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, वो किस तरीके के क्रिमिनल एक्ट किए हैं। इफ ही इज बीन अक्यूज्ड ऑफ सर्टेन क्रिमिनल एक्ट्स, वो किस तरीके के हैं, इज इट थेफ्ट और इज इट सेक्सुअल हरासमेंट, मर्डर, रेप, व्हाटएवर। और अगर ये कोई पर्सन ऐसा है जिसने कोई ग्रेव ऑफेंसेस किए, या ग्रेव ऑफेंसेस के लिए ये इंसान अक्यूज्ड है, तो व्हाई एम आई एज अ पॉलिटिकल पार्टी चूजिंग दिस पर्सन टू बी द फेस ऑफ द पार्टी? तो मैं इसको क्यों चूज कर रही हूँ? ये सारी चीजें एज अ पॉलिटिकल पार्टी वहां पे अपने वेबसाइट पे मेंशन करना जरूरी है। द नेक्स्ट इज द डिटेल शुड बी मेंशन विद इन 48 आवर्स फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट, और विद इन द लेस देन 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशंस। तो जब ये नॉमिनेशन फाइल होते हैं उसके 15 दिन के अंदर, या फिर जब तुमने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है उसके 48 घंटे के अंदर, ये सारे गाइडलाइंस, सारे डिटेल्स, सारी इंफॉर्मेशन लोकल न्यूज़पेपर और वेबसाइट पर होना जरूरी है। सो दिस वाज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द 2018 जजमेंट। मूविंग अहेड, so this is a recent case which is Brajesh Singh versus Sunil Arora। लास्ट वीक ये जजमेंट आया है, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग द बिहार इलेक्शन। बिहार में इलेक्शन हुए 2020 में, और जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उनको ध्यान नहीं रखा गया। मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो है उन्होंने अपने जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके इंफॉर्मेशन आउट नहीं किए, पब्लिक को इन्फॉर्म नहीं किया गया, एंड दिस वाज द केस फाइल बिकॉज ऑफ दैट। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी गाइडलाइंस को मॉडिफाई करके और इसमें चीजें ऐड करी। क्या ऐड किया कि जो भी आप पब्लिश कर रहे हो, ठीक है, अपनी वेबसाइट पर, वहां पे एक अलग से कॉलम बनाओ, कैंडिडेट्स विद एंटीसीडेंट, जहां पे आप मेंशन करोगे दैट दीज आर द पीपल हैविंग पॉलिटिकल रिकॉर्ड, सॉरी हैविंग क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, एंड उसके थ्रू लोगों को पता चले कि भाई ये लोग ऐसे हैं जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, बाकी लोग ऐसे हैं जिनके किसी तरह का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। पहली चीज। दूसरा, Election Commission is asked to come up with a mobile application containing information of the candidate. Of course, with such trending technology, you cannot expect people to go and log into the website and check everything. और अगर मोबाइल एप्लीकेशन होगा, because everybody use some or the other kind of smartphone, तो क्या ये easy हो जाएगा? Yes. The next, run awareness campaign. Yes, make people aware of each and everything, because voters are somebody जिनको ये right है सारी information होने का before they make their informed decision whom to elect and whom not to elect. So क्या ये काम भी ECI को दिया गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? Yes. Next, ECI directed to create separate cell to monitor the required compliance. Yes.
यू क्रिएट अ बॉडी ऑफ पीपल हु मेक श्योर कि जो भी चीजें हमने बोली है वो सारी कंप्लाई की जा रही है या नहीं की जा रही है. सो दिस इज अ रीसेंट जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट. द बेंच वॉज जस्टिस आर एफ नरिमन एंड जस्टिस आर बी आर गवाई. और इसी के साथ साथ इसी जजमेंट में 8 of the political parties were fined. तो जो बिहार इलेक्शन में 8 political parties थी who flouted the rules, who did not adhere to the guidelines, just went ahead as their own manner, उनके ऊपर अभी यहाँ पे फाइन लगा है. इसी के रिस्पेक्ट में देयर इज अनदर केस विच इज एन ओल्ड केस. ये पिटिशन फाइल हुआ था 2016 में, बट इसका ऑर्डर अभी आया है. ठीक है, तो यहाँ पे ये था, द डिमांड वाज डिमांडिंग एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट एमपी एंड एमएलएस, debar person charged with criminal offenses from contesting election and forming political parties and becoming office bearers of any party. तो इन जनरल भी आप लोगों ने सुना होगा ऐसे न्यूज में कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने उनके कैंडिडेट जो थे या जो भी पोजीशंस होल्ड कर रहे थे उनके ऊपर अगर किसी तरीके का क्रिमिनल रिकॉर्ड था या किसी तरीके का कोई केस था जो पेंडिंग चल रहा था, उसको विड्रॉ कर लिया. ठीक है, अ लॉट ऑफ पीपल वेंट अहेड एंड विड्रू द केसेस एंड सेइंग कि हमारा पूरा रिकॉर्ड जो है वो क्लीन है, किसी तरीके का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है. नाउ द पॉइंट इज, कोर्ट ने यहाँ पे पॉइंट आउट किया कि जो सेक्शन 321 है सीआरपीसी का, जो आपको राइट देता है कि आप विड्रॉ कर सकते हैं, किस रीजन से कर सकते हैं, दैट इज समथिंग विच इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज टू बी यूटिलाइज इन पब्लिक इंटरेस्ट. ये ऐसा नहीं है कि जब मर्जी हुई, जब अच्छा लगा यूज कर लिया और बस जो भी क्रिमिनल केसेस है वो सारे विड्रॉ कर दिए, केस वापस ले लिए. नहीं, इसको बहुत तरीके से यूटिलाइज करना है एंड मेकिंग श्योर कि इसको किसी भी तरीके का पॉलिटिकल कंसिडरेशन के लिए यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है. आगे जाके कोर्ट ने ये बोला कि अब जितने भी विड्रॉ होंगे केसेस के, क्या वहां पे प्रॉपर हाई कोर्ट के सैंक्शन की जरूरत पड़ेगी? यस. सो यू जस्ट कैन नॉट गो अहेड एंड विड्रॉ द केसेस एट योर whims and fancies. If you have to withdraw a case, there has to be a proper sanction from the high court. So this was passed by a 3-judge bench, Justice Anvi Ramna, Justice Suryakant, and Justice Vineet Saran. So we started with Lily Thomas, and the cases are still going on, जिसमें छोटे-छोटे हर लेवल पे डेवलपमेंट हो रहे हैं. Moving ahead, the next is sexual harassment at workplace. Now this again takes us back to Vishaka guidelines. I am sure you would have heard about Vishaka guidelines before as well. So this is a 1997 case. ठीक है, देयर वाज बनवारी देवी जिनका गैंग रेप कर दिया गया था बिकॉज शी ट्राई टू स्टॉप अ चाइल्ड मैरिज. और जब शी ट्राई टू स्टॉप अ चाइल्ड मैरिज तो जो फैमिली मेंबर्स थे दे गैंग रेप हर. यहाँ से जो विशाखा नाम का एनजीओ था, काइंड ऑफ वुमेन राइट के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, उन्होंने यहाँ पे केस फाइल किया कि हाउ बैड इट इज दैट पीपल वर्किंग trying to bring social change are sexually harassed, becomes victim of such offenses. One thing. Secondly, क्या ये मेजर लेवल पे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है? हाँ. सो व्हेन दे डिस्कस द विशाखा केस एंड व्हेन द मैटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज व्हेन द कोर्ट डिसाइडेड कि विशाखा गाइड, पहली बात तो जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है वो इंडिया में कोई ध्यान नहीं देता था. इसके पहले इतना कभी किसी ने सोचा नहीं था, कभी ऐसा लगा ही नहीं था कि इस तरह के इश्यूज भी हो सकते हैं. So that was the first time when they realized that there are certain issues which needs to be talked about, which needs to be addressed, and there should be proper penal action for the same. तो यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस थे, इंटरनेशनल ट्रीटीज थी, डॉक्यूमेंट्स थे जो रेफर किए गए, एंड फाइनली दे केम अप विद समथिंग कॉल्ड विशाखा गाइडलाइंस. और यही विशाखा गाइडलाइंस थी सुप्रीम कोर्ट की जिसने बाद में फाउंडेशन रखा, the foundation of sexual harassment of women at workplace prevention prohibition and redressal act of 2013. तो जो 2013 का एक्ट है वो मेजरली विशाखा गाइडलाइन से ही निकल के आया है. अब लेट मी गो अहेड एंड टेल यू कि ये जो 2013 का एक्ट है इट टॉक्स अबाउट आईसीसी. ठीक है, आईसीसी इज बेसिकली इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी. तो हर ऑर्गेनाइजेशन का ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होना चाहिए. And any woman employee who faces any sort of sexual trouble, harassment, whatever, she is supposed to go and approach the committee and tell her कि उसके साथ जो भी इशू हुआ है. Now, internal complaint committee का काम क्या है? आईसीसी का काम यहाँ पर ये है कि आप जो भी इशू हुआ है वो सुनिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए है, शो कॉज नोटिस देना है, ये सारी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो आप करिए. बट किसी को टर्मिनेट करना या नहीं करना है, कोई भी इंसान who is accused of sexual harassment
वेदर टू टर्मिनेट और नॉट, ये एम्प्लॉयर का डिसीजन होगा, ये कंपनी का डिसीजन होगा, ना कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का। तो कमेटी डिसाइड नहीं करेगी, जो कंपनी होगी, जो एम्प्लॉयर होगा, वो डिसाइड करेगा। तो इस केस में भी यही हुआ, Dr. Arabi versus Registrar, Mangalore University. So a particular professor faced sexual harassment, और जब ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास मैटर गया, उन्होंने उस प्रोफेसर को टर्मिनेट कर दिया। When the matter went to the court, कोर्ट ने यही डिसाइड किया that penalty on disposal can be issued only after following service rules and not based on the report of ICC. तो आईसीसी की रिपोर्ट पे कुछ भी लिखा है वो मेजर ग्राउंड नहीं है। जब प्रॉपर सर्विस रूल्स मतलब जो भी टर्मिनेशन का प्रोसेस है किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट करने का, आप जब वो फॉलो करोगे तभी हम उस टर्मिनेशन को सही मानेंगे। दे ऑल्सो रेफर्ड टू द एक्ट, जो ये एक्ट हमने यहाँ पे पढ़ा था अभी, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट, उसके सेक्शन 19 को रेफर किया है। सो सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट सेज एवरी एम्प्लॉयर शेल ट्रीट sexual harassment as a misconduct under the service rule and initiate action for the misconduct. तो क्या ये जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की है? Yes. So it's the employer who should be terminating the people and not the internal complaint committee. Moving ahead, the question on religion. Okay, now this is something which is pretty favorite thing for the Indians to discuss. I don't want to go ahead and say कि मतलब हर कोई religion की बातें करता है या उसमें disputes create करता है, but when it comes to religion, a lot of people become offensive, a lot of people start defending it, and a lot of issues come up. So before we discuss the current matter, let's go back to the Sarla Mudgal case. Sarla Mudgal was the case जहाँ पे मैटर यही था कि अ लॉट ऑफ मेन वर कन्वर्टिंग इनटू इस्लामिक रिलीजन, ठीक है, वो इस्लाम फॉलोअर्स बन जा रहे थे, और एक बीवी के होते हुए हु इज लाइक अ हिंदू वाइफ आगे जाके एक और दूसरी शादी कर ले रहे थे। तो जब ये मैटर कोर्ट पे पहुंचा तो कोर्ट ने यहाँ पे सीधी सीधी बात बोली दैट इफ अ मैन मैरीज अनदर वुमन विदाउट डाइवोर्सिंग हिज फर्स्ट वाइफ as per the grounds laid down under section 13 of Hindu Marriage Act, the second marriage shall be considered as illegal. तो कोर्ट ने कहा कहीं सीधी सीधी बात है, आपने बस रिलीजन कन्वर्ट कर लिया, आप इस्लाम फॉलोअर बन गए, और क्योंकि वहां पे पॉलीगैमी प्रैक्टिस की जाती है, आप एक से ज्यादा लोगों से शादी कर रहे हो, दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। आपने एक वाइफ को डाइवोर्स दिए बिना अगर दूसरे से शादी की है तो हम वो दूसरी वाइफ के साथ जो शादी है उसको इलीगल मान लेंगे। प्लस क्या आपको आईपीसी के अंदर प्रोसिक्यूट भी किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ बाइगैमी? यस। बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि सरला मुदगल में पहली बार बात छिड़ी थी यूसीसी की, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो दिया हुआ है आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रपोज्ड है, बट हमारे पास अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है एक्सेप्ट फॉर द गोवा। तो ये वो केस था जहां से यूनिफॉर्म सिविल कोड की पूरी कहानी शुरू हुई। सो दिस वाज द बेसिक केस। गोइंग अहेड, नाउ दिस इज द रीसेंट वन। The case is Jamaat Ulema-e-Hind, Gujarat versus State of Gujarat. There was a plea challenging Gujarat Freedom of Religion Amendment Act 2021, और इस अमेंडमेंट एक्ट ने एक पुराने लॉ को अमेंड किया है विच इज गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो भी फोर्सफुल कन्वर्जन है वो प्रोहिबिटेड है एंड इट वायलेट्स आर्टिकल 25 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पूरा मैटर यहाँ पर यह है कि अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से शादी करता है और अपने मर्जी से कोई ऐसे इंसान से शादी करता है जो दूसरे रिलीजन को बिलोंग करता है या दूसरा रिलीजन फॉलो करता है, इंटरफेथ मैरिज है, एंड द पर्सन wants to go ahead, convert into another religion and get married, क्या ये भी गलत है क्या? क्योंकि ये जो लॉ है वो स्पेसिफाई करता है कि अगर फोर्स कन्वर्जन है, आई थिंक फोर्स कन्वर्जन इन जनरली भी आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारा न्यूज में यूपी केम अप विद अ लॉ लाइक दैट, एमपी केम अप विद अ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट लाइक दैट। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जो अपने ऐसे लॉज लेकर आ रहे हैं। तो जब ये क्वेश्चन उठा कि इस तरह के कन्वर्जन तो सारे गलत है और नहीं होना चाहिए, तो कोर्ट ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया। सो यहाँ पे जो डिवीजन बेंच है इट सेज लेट अस क्लैरिफाई इफ देयर इज एनी इंटर रिलीजियस मैरिज विदाउट एनी coercion और फ्रॉड और अलरमेंट दे शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन ऑफेंस। मतलब कोई इंसान अपनी मर्जी से अपनी खुशी से जाके कन्वर्ट करके शादी कर रहा है तो उसको हम ऑफेंस की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। The bench responded by saying that while the act does not make interreligious marriage an offense, conversion by virtue of marriage is made an offense. आप सिर्फ शादी के पर्पज से किसी को कन्वर्ट करवा रहे हो तो वो ऑफेंस है, बट कोई इंसान अपनी मर्जी से सब कर रहा है तो क्या वो कर सकता है? हाँ।
सो गुजरात हाई कोर्ट वेंट अहेड एंड सेइंग कि भाई जो भी मैरिड कपल है वो डिसाइड करेगा कि उनको क्या रिलीजन फॉलो करना है, whether they want to follow the religion of the husband or the wife, or they might have two different religion and they can follow डिफरेंट रिलीजन एंड स्टिल बी मैरिड टू ईच अदर। तो कोर्ट ने कहा कि भाई जब लोग शादी कर रहे हैं वो खुद डिसाइड करेंगे, इट्स नॉट फॉर द गवर्नमेंट और फॉर द लॉ टू डिसाइड कि क्या रिलीजन फॉलो करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। मूविंग अहेड, सो एस श्रीधरन वर्सेस एम के स्टैलिन, आई एम श्योर ये तो इन जनरल कहीं ना कहीं पे सुना भी होगा। दिस वाज अ मैटर विच वाज रिसेंटली डिस्कस। तो बेसिकली तमिलनाडु का एक लॉ है, ठीक है, तमिलनाडु का जो लॉ है दैट इज तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउटमेंट एक्ट 1959। इसमें एक सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन 7। सेक्शन 7 बोलता है, सेक्शन 7(1)(a) दैट the state's chief minister will be the ex-official chairman of the advisory committee constituted under the act। तो ये पर्टिकुलर एक्ट के अंदर जो एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी, जो स्टेट का चीफ मिनिस्टर है वो इसका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होगा। मैंने कहा ठीक है। तो जब ये कमेटी बनी और कमेटी के जो चेयरमैन की बात हुई तो यहाँ पे एम के स्टालिन को अपॉइंट किया गया। इस अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया गया पीआईएल में। क्यों चैलेंज किया गया? बिकॉज एम के स्टालिन इज नॉट अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। ही एंड हिज फादर डज नॉट प्रैक्टिस हिंदुइज्म। वो बोल चुके हैं कि हमारे लिए सारे रिलीजन सेम है, हम हिंदुइज्म प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं एंड वी आर अ काइंड ऑफ एथीस्ट पीपल। यहाँ पे डिमांड ये थी कि अगर ये इंसान, ठीक है, एम के स्टालिन, इफ ही वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ द कमिटी, द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, उन्हें जाके प्लेस लेना पड़ेगा हिंदू गॉड के सामने and then only we will consider him as a part of the committee. To which Madras High Court rejected the PIL, saying that India is a secular country. A person can choose what religion to follow and what religion not to follow. तो ये कोई बताने का काम नहीं करेगा, ये कोई पूछने का काम नहीं करेगा if somebody doesn't want to follow any religion. But यहाँ पे कोई मैंडेट है कि उस इंसान को उस कमिटी का हेड बनना है, तो क्या वो बिना रिलीजन फॉलो किए भी बन सकता है? Yes. So this was a recent judgment by Madras High Court saying कि भाई it's a secular country, let people decide what they want to do and what religion they want to follow or not. With this, I'm going to end the session here. I'll meet you in the next session discussing more current legal issues and couple of issues which I couldn't discuss in this session. So let's see. Let's wait for the next session. Thank you and have a good day.